विमला जी अखबार पढ़ते हुए अपनी बहू अपनी से बोली, अरे बहू, आदित्य रात को बहुत गुस्से में था, क्या हुआ था? अपनी सब्जी काटते हुए और हंसते हुए बोली, कुछ नहीं मम्मी जी, वो इनकी तो आदत है, छोटी छोटी बातों पर मुंह बनाना और गुस्सा करने की। मुझे तो लगता है कि पैदा ही उल्टे हुए हैं। विमला जी गुस्से से अपना अखबार टेबल पर पटकते हुए बोली, हाँ, उसके तो सींग लगे हैं ना, और उसे मजा आता है झगड़ा करने में ना। तुझे बड़ा पता है कि वह उल्टा पैदा हुआ है या सीधा। अरे, जब से तेरे साथ शादी हुई है तब से ऐसा हो गया है। तुझे तो बस अपनी ही चलानी है, किसी की नहीं सुननी। अवनी अपना काम करते हुए बोली, हाँ, सींग तो मेरे सिर उगे हैं और मैं कहती हूँ इनसे, आ बैल मुझे मार। आपके बेटे तो जलेबी जैसे सीधे हैं ना। और वैसे भी मम्मी जी, कमी तो बहुओं में ही होती है आपके हिसाब से, जैसे आप तो कभी बहू थी ही नहीं। अवनी ने आगे कहा, आपको तो बस अपनी बहू को नीचा दिखाने का मौका चाहिए। विमला जी ने अवनी की बात सुनकर और भी गुस्सा हो गई और बोली, क्या बोली तू? फिर से बोल जरा, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। विमला जी की आवाज और भी तेज हो गई और वो बोली, तू मुझे जवाब देती है? तू मेरे बेटे को उल्टा सीधा जवाब देती है। तुझे शर्म नहीं आती? आने दे इसे, आज तेरी खाल ना उजड़वाऊं तो मेरा नाम बदल देना। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो आपका नाम निर्मला कैसा रहेगा? विमला जी ने अवनी को गुस्से भरी नजरों से देखा और अपने लिए एक गिलास पानी लेकर बड़बड़ाती हुई चली गई। थोड़ी ही देर में आदित्य भी ऑफिस से आ गया और आने के बाद मुंह धोकर वो अपनी मम्मी के पास हॉल में बैठ गया और अखबार पढ़ने लगा। विमला जी आदित्य से बोली, बेटा, आजकल इसकी जुबान बहुत चलने लगी है, बहुत उल्टे जवाब देती है ये मुझे। तू इसे थोड़ा कंट्रोल में रखा कर, नहीं तो किसी दिन तेरे ही सिर पर नाचेगी। तभी अवनी वहाँ चाय लेकर आई। आदित्य ने कहा, शादी को 7 महीने हो गए और तुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि यहाँ रहना कैसे है? मोटी बुद्धि है क्या तेरी? तुझे जरा भी शर्म नहीं है कि माँ से किस तरह से बात करनी चाहिए? रोज तेरी शिकायतें मिलती हैं। अवनी बोली, एक तो ये मेरे और मम्मी के बीच की बात है, आपको बीच में बोलना ही नहीं चाहिए। और फिर मुझे कोई एक्सपीरियंस तो नहीं था पहले से ससुराल में रहने का, इसलिए मुझे सीखते सीखते समय लगेगा। विमला जी बोली, देखा बेटा, कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है इसकी। बोल रही हूँ कंट्रोल में कर ले इसे। अवनी वहीं बैठे अपने ससुर राजेश की तरफ देखते हुए बोली, पापा जी, आपने मम्मी जी को कंट्रोल में कैसे किया था? या क्या मम्मी जी शुरू से ही गऊ जैसी थी? कुछ नहीं बोलना, चुपचाप रहना। राजेश जी बहुत जोर से हंसे और बोले, बेटा, जब तेरी मम्मी शादी करके आई थी तब ये सच में कुछ नहीं बोलती थी और मेरी मम्मी भी इसका एक माँ की तरह ध्यान रखती थी। लेकिन मम्मी के जाने के बाद तो इसकी जुबान निकल आई। और रही बात कंट्रोल की, तो मैं इसे क्या कंट्रोल करता, इसने मुझे ही कर लिया। भाई से बात नहीं करनी, भाभी से हंसी मजाक नहीं करना, मेरे बिना कहीं नहीं जाना। अवनी ने आदित्य की तरफ देखा और बोली, सुन लिया तुमने? और फिर वो वापस जाकर रसोई में लग गई। आदित्य उस समय अपने पापा की तरफ देखकर चुप रह गया। थोड़ी देर बाद राजेश जी बोले, आदित्य बेटा, ये शादी की डोर को जितना ज़्यादा जोर से पकड़ कर रखेगा ना, ये उतनी ही कमज़ोर पड़ती जाएगी और फिर एक दिन टूट जाएगी। डोर को थोड़ी ढील देनी भी जरूरी होती है। आदित्य ने जी पापा बोला और वापस अखबार पढ़ने लगा। सब एक साथ रात को खाना खाने बैठे तो आदित्य को सब्जी में नमक तेज लगा। वो अवनी पर चिल्लाते हुए बोला, इतने महीने से तू खाना बना रही है, आज तक तुझे नमक का अंदाज़ा नहीं हुआ? बिल्कुल जहर नमक कर रखा है, इससे खाया जाएगा ये खाना? अवनी रसोई में गई और एक कटोरी दही लेकर आई और बोली, वैसे नमक मैंने बहुत हिसाब से डाला था, हो सकता है तुम्हें तेज लग रहा हो, तुम दही से खा लो। और उसने दही की कटोरी आदित्य को दे दी। सब खाना खत्म कर कर अपने कमरे में चले गए और अवनी अपना काम खत्म करके जब कमरे में गई तो आदित्य सामने अपनी बेल्ट लिए खड़ा था। उसे देखते ही अवनी घबरा गई और बोली, कहीं जाना है क्या? आदित्य बोला, नहीं, तेरा स्वागत करना है, बाहर तेरी जुबान बहुत चल रही थी। अवनी ने कहा, देखो, कितनी बार कहा है, जहाँ की बात होती है वही खत्म कर दिया करो, लेकिन तुम हो कि एक छोटे से बच्चे की जैसे बातों को लेकर कमरे तक आ जाते हो। चलो अब छोड़ो और सो जाओ, सुबह उठना भी तो होता है।
जैसे ही अवनी बेड के पास गई वैसे ही आदित्य ने उसको बेल्ट से मारते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे होती है मेरी मम्मी से जुबान चलाने की, उनसे बहस करने की, और पापा जी के सामने बहुत बोल रही थी बाहर। वह लगातार अवनी को बेल्ट से मारते हुए बोल रहा था और अवनी बस चुपचाप मार खा रही थी। उसके चेहरे पर दर्द और असहायता के भाव थे। दरअसल अवनी अपने गुस्से और आक्रोश को बाहर निकाल रही थी, क्योंकि उसे पता था कि कमरे के अंदर उसे मारना ही है और वह कुछ नहीं कर पाएगी। और जब मारते मारते आदित्य थक गया तो अवनी रोते हुए बैठ के एक कोने पर सो गई। अगली सुबह अवनी कपड़े धो रही थी जब उसकी सास विमला जी उसके पास आई और बोली, बहू, तुम्हारी ननद रीमा की सास की तबीयत बहुत खराब हो गई है और हमें हॉस्पिटल जाना होगा। रीमा का फ़ोन आया था और वो बता रही थी कि 4 लोगों का खाना जाना है, तुम बना दो और हम खाना लेकर जाएंगे, मिल भी आएंगे। अवनी ने अपनी सास की तरफ देखा और बोली, ठीक है मम्मी जी, बता दो क्या बनाना है, मैं बना दूंगी। विमला जी ने कहा, ठीक है, तुम वही बना दो जो तुम्हें ठीक लगे, और हाँ, तुम्हारी ननद रीमा की बेटी अनुष्का भी हमारे साथ आएगी, तो तुम्हें उसका भी ख्याल रखना होगा। तुम जल्दी से खाना बना दो, हमें देर हो रही है। अवनी ने कहा, ठीक है मम्मी जी, मैं सब संभाल लूँगी। और फिर अवनी कपड़े धोकर खाना बनाने में लग गई। थोड़ी ही देर में उसने खाना बनाकर अपनी सास को देते हुए बोली, मैं भी चलूँ मम्मी जी। विमला जी ने अवनी पर चिल्लाते हुए कहा, हम क्या मेला देखने जा रहे हैं जो तुम भी चलोगी? चुपचाप घर में रहो और काम करो, समझ गई? अब हम जा रहे हैं। और फिर सब हॉस्पिटल के लिए निकल गए। दोपहर में सब वापस आए तो साथ में रीमा और अनुष्का भी थी। अवनी ने सबको चाय पानी पिलाया और फिर रीमा थोड़ा आराम करने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद अनुष्का अवनी का फ़ोन लेकर के जिद करने लगी तो अवनी ने मना किया तो अनुष्का जोर जोर से रोने लगी। अपनी बेटी के रोने की आवाज़ सुनकर रीमा बाहर आई और बोली, क्या भाभी, आपसे कुछ देर मेरी बेटी संभाली नहीं जा रही है? मैं सारी रात की जागी हुई हूँ और अब थोड़ी देर सोना चाहती हूँ, तो आपसे ये नहीं संभाली जा रही है। अवनी ने कहा, दीदी, ये फ़ोन मांग रही है और ये पहले ही 1 घंटा फ़ोन देख चुकी है और बच्चों के लिए सही नहीं इतनी देर तक फ़ोन देखना। रीमा ने अवनी को अपने हाथ से चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, अब आप मुझे सिखाओगी कि बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत, जिसके अभी खुद के बच्चे नहीं हैं। अगर अपना फ़ोन नहीं देना है तो मत दो, लेकिन मुझे ज्ञान मत दो बच्चों को पालने का। अवनी अपना फ़ोन अनुष्का की तरफ फेंकते हुए बोली, लो देखो मेरा क्या है। और फिर वो पैर पटकते हुए छत से कपड़े लेने चली गई। उसके जाते ही विमला जी बोली, बेटा, ये ऐसी ही है, मैं तो पछता रही हूँ तेरी बुआ की बात मानकर। बड़े भरोसे से बोली थी, लड़की गऊ है। ये गऊ तो है लेकिन सींग मारने वाली है बेटा। रीमा बोली, आप चिंता मत करो, अभी मुझे कुछ दिन यहीं आना पड़ेगा। इसे तो मैं 1 ही दिन में सीधा कर दूंगी, पर अभी मुझे सोने दो। और रीमा अपने कमरे में जाकर सो गई। 2 घंटे बाद रीमा उठी और तैयार होकर जाने से पहले अवनी से बोली, रात का खाना यहीं से जाएगा अवनी, तो कुछ अच्छा सा बना देना और अनुष्का को रुलाना मत, जो बोले दे देना। और फिर वो हॉस्पिटल चली गई। अब अवनी ने अनुष्का से कुछ भी कहना बंद कर दिया था। चाहे वो कितनी देर फ़ोन देखे, टीवी देखे या कोई नुकसान करे, वो चुप थी, कुछ नहीं बोली। शाम में आदित्य ऑफिस से आया तो उसने देखा पूरे हॉल में फैला हुआ है और अनुष्का बैठी हुई फ़ोन देख रही है। आदित्य ने अवनी को आवाज़ लगाई तो अवनी जल्दी से वहाँ आई और बोली, हाँ। तो आदित्य हॉल की तरफ इशारा करके बोला, ये सब क्या है? और अनुष्का चार्जिंग पर फ़ोन लगाकर देख रही है और तुमने मना भी नहीं किया। अवनी बोली, दीदी बोल कर गई थी, जो ये करे इसे करने देना और इसे रोने बिल्कुल मत देना। सुबह से मैं कितनी बार हॉल की सफाई कर चुकी हूँ, पर ये लड़की मेरी बात ही नहीं सुन रही, इसलिए मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा। और अब ये दोपहर में जब थक कर सो जाएगी तभी सब साफ सफाई करूँगी। आज पहली बार आदित्य को अपनी बहन पर गुस्सा आ रहा था और वो इसलिए अवनी से ज़्यादा कुछ नहीं बोला और अपने कमरे में चला गया। अवनी उसके लिए कमरे में पानी लेकर गई और बोली, सुनो, मैं कुछ बोलूँ क्या? आदित्य ने पानी का ग्लास लेते हुए कहा, बोलो, लेकिन मूड खराब करने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। अवनी ने कहा, नहीं, मूड खराब करने वाली बात नहीं है। वो मैं ये बोल रही थी, हमारी शादी को 7 महीने पूरे हो गए, तो क्या हम बेबी प्लान कर सकते हैं? अवनी की बात सुनकर आदित्य हंसा और बोला, आज अचानक बेबी क्यों, क्या हुआ है?
अवनी थोड़ा सहज होते हुए बोली। वो आज जब अनुष्का को फ़ोन चलाते हुए 1 घंटे से ऊपर हो गया था तो मैंने इसे मना किया और अनुष्का फिर रोने लगी। तो उसकी आवाज़ सुनकर दीदी उठकर आई और गुस्सा होने लगी। और जब मैंने कहा फ़ोन बच्चों के लिए सही नहीं है तो उन्होंने मुझे बोला जिसके खुद के बच्चे नहीं हैं वो ज्ञान दे रही है। तो इसलिए मुझे बच्चा चाहिए जिससे कि मैं उसे अच्छे मैनर सिखा सकूं। अवनी की बात सुनते ही आदित्य हंसने लगा और बोला, तो तुम्हें इसलिए बच्चा चाहिए जिससे कि तुम मेरी दीदी को गलत साबित कर सको। जाओ अपना काम करो और मेरे लिए चाय बनाओ। अवनी ने आदित्य की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम ऐसे ही नहीं रह सकते? हंसते मुस्कुराते आप बहुत अच्छे लगते हो। और फिर रसोई में चली गई। आदित्य ने खुद को शीशे में देखा और बोला, बात तो सही है यार, पहले तो मैं कितना हंसता था और जब से ऑफिस में जॉब शुरू की है तब से तो पता नहीं क्या हो गया है मुझे, बात बात पर गुस्सा करता रहता हूँ। और थोड़ी ही देर में अवनी चाय लेकर वहाँ आई तो आदित्य उसे देखते ही बोला, वैसे सही कह रही हो, हमें बच्चा प्लान करना चाहिए। तो बताओ कब से प्लानिंग शुरू करनी है? आदित्य की बात सुनकर अवनी शर्माकर कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी ही देर में अवनी ने खाना तैयार किया और अपनी सास विमला जी को देते हुए कहा, मम्मी जी खाना पैक कर दिया है मैंने। और फिर उसने अनुष्का को खाना खिलाया और खाना खाकर थोड़ी देर में अनुष्का भी सो गई। विमला जी आदित्य के साथ हॉस्पिटल खाना लेकर चली गई। उसके पीछे अवनी ने पूरा घर साफ किया और अनुष्का को अपने कमरे में लिटा दिया। और फिर विमला और आदित्य जी आते ही उन्हें भी खाना खिलाकर अवनी काम खत्म कर अपने कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन रीमा हॉस्पिटल से जब घर आई तो उसने देखा घर थोड़ा फैला हुआ है। रीमा चिल्लाकर बोली, भाभी ये क्या हाल बनाकर रखा है घर का? आप बिल्कुल साफ नहीं रखती हो घर को, देखो जरा, हे भगवान, कहीं पैर रखने की भी जगह नहीं है। अवनी वहां आई और बोली, दीदी मैंने तो सफाई की थी लेकिन अनुष्का ने फिर से फैला दिया। रीमा गुस्से से अपनी आंखें बाहर करते हुए बोली, तुम क्या कहना चाहती हो? मेरी बेटी ने किया है ये सब? अपनी कामचोरी मेरी बेटी के सिर पर मत डालो, मुझे भी पता है मेरी बेटी क्या कर सकती है और क्या नहीं। तभी आदित्य के पिताजी अपने कमरे से बाहर आए। अरे रीमा, तुम हॉस्पिटल से आई हो, थकी हुई हो, जाओ चलो आराम करो। और अवनी, चलो तुम भी रीमा के लिए चाय बना दो। और अनुष्का बेटा, जो तुमने फैलाया है चलो इसे साफ करो। रीमा कमरे में जाते हुए अवनी से बोली, थोड़े से आलू के भजिए बना देना चाय के साथ। और अपनी मम्मी के पास जाकर बैठ गई। अवनी सास के कमरे में चाय लेकर गई तो उसने सुना कि रीमा अपने पिता से बोल रही थी, आपको क्या जरूरत थी बीच में बोलने की? मैं उसे जब डांट रही थी ना तो आप क्यों बीच में आए? विमला जी अपनी बेटी का साथ देते हुए बोली, इनका हमेशा का ही ऐसा है, ये कभी मेरा साथ नहीं देते। पहले अपनी माँ का साथ देते थे और अब इसका साथ देते हैं। आदित्य के पिताजी बोले, इस घर में शांति बनाकर रखने के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। और रीमा, तुझे अच्छे से पता है तेरी बेटी कितना सामान फैलाती है। वो बेचारी सुबह से 5 बार सफाई कर चुकी है, लेकिन तेरी बेटी कभी सोफे के कवर कुशन सब नीचे डाल देती है तो कभी आसपास का सामान भी सारा फैला देती है। तो उसमें उसकी क्या गलती है? और याद रखना, अगर उसने एक भी तुम्हें जवाब दिया ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, समझी? अगर वो चुप है तो उसे उसकी समझदारी समझो, कमजोरी नहीं। तभी अवनी अंदर चाय और आलू के भजिए लेकर आ गई और सबको चाय दी और खुद भी वहीं बैठकर पीने लगी। तो रीमा बोली, तुम यहीं बैठ के पी लोगी चाय? वो क्या है ना, मैं अपने ससुर के सामने बैठकर आज तक कुछ खाती पीती नहीं हूँ। अवनी चुपचाप उठी और अपनी चाय लेकर बाहर चली गई बिना कुछ बोले। उसे ऐसे जाते देख विमला जी बोली, देखी इसकी ऐंठ कैसे उठकर चली गई। रीमा बोली, चलो छोड़ो मम्मी, जाने दो, हम चाय पीते हैं। कुछ दिन बाद विमला जी अवनी से बोली कि बहू, आज रीमा की सास को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी तो वह कुछ दिन यहीं रहेंगी। तू तो और आदित्य 2-4 दिन हॉल में सो जाना और रीमा और उसकी सास तेरे कमरे में सो जाएंगी। अवनी ने बर्तन धोते हुए पूछा, दीदी उन्हें लेकर घर क्यों नहीं जा रही हैं? विमला जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, क्यों? मेरी बेटी की सास का आना बुरा लग रहा है तुझे कि तेरा काम बढ़ जाएगा? और 2 दिन बाद उन्हें फिर से चेकअप के लिए आना है, इसलिए वो अभी 2-4 दिन यहीं रहेंगी। अवनी चुपचाप अपना काम करती रही। कुछ घंटे बाद रीमा और उसका पति अपनी सास को लेकर वहां आ गए।
पहले तो आते ही अवनी ने सबको चाय नाश्ता कराया और फिर रात के खाने की तैयारी शुरू की। रीमा अवनी के पास आकर बोली, मेरी सास के लिए खिचड़ी बना देना। अवनी काम करते हुए ठीक है बोलकर अपना काम करती रही और थोड़ी देर बाद अवनी ने खिचड़ी की प्लेट रीमा को देते हुए कहा, दीदी आप अपनी सास को खिचड़ी खिला दो। रीमा ने अपना फ़ोन चलाते हुए कहा, मैं थक गई हूँ, तुम जाकर खिला दो। अवनी ने रीमा की तरफ देखा और उसके हाथ में प्लेट पकड़ाते हुए बोली, ये लो और अपनी सास को खिचड़ी खुद खिलाओ, मैं नहीं खिलाऊंगी। मुझे और भी काम है, मुझे यहाँ बैठकर फ़ोन स्क्रॉल नहीं करना है आपके जैसे। बिमला जी बोली, इतने दिन से ये अपनी सास की हॉस्पिटल में सेवा कर रही है और ये थक भी गई है, इसे आराम करने दे और तू जाकर खिला दे खिचड़ी। अभिषेक जो वहाँ बैठे सब सुन रहे थे, वो विमला की तरफ देखते हुए बोले, अच्छा मम्मी जी, जरा आप मुझे बताओ कौन सा ध्यान रखा है वहाँ इसने मेरी मम्मी का, और अगर ये इतना ही ध्यान रखने वाली होती ना तो मेरी मम्मी की हालत ऐसी नहीं होती। वो बुखार में गर्म कमरे में पड़ी थी और इसने एक बार भी ये नहीं कहा कि मम्मी हमारे कमरे में एसी चल रहा है, यहाँ आ जाओ। और रही बात हॉस्पिटल की, तो वहाँ ध्यान रखने वाला स्टाफ था और वैसे भी मम्मी को खिलाने के समय तो ये यहाँ होती थी और शाम में जाकर बस वेटिंग एरिया में सो जाती थी। और इसने ध्यान रखा, आज तक एक कप चाय तो समय पर बनाकर दी नहीं मेरी मम्मी को, और यहाँ अवनी को सिखाती है। और अभिषेक ने अवनी के हाथ से प्लेट लेते हुए कहा, लाओ मेरी माँ है और मैं अपनी माँ को खुद खिला दूंगा, तुम रहने दो। अवनी ने अभिषेक से हाथ से वापस प्लेट लेते हुए कहा, नहीं जीजा जी आप आराम करो, मैं खिलाकर आती हूँ। और फिर अवनी ने रीमा की सास को खिचड़ी खिलाई और बाहर आकर सबके लिए खाना लगा दिया। सबके खाना खाने के बाद अभिषेक अपने घर चला गया और अवनी रसोई साफ करके आदित्य और अपना बिस्तर हॉल में लगाया तो रीमा वहाँ आकर बोली, भाभी तुम मेरी सास के पास सो जाओ, मैं मम्मी के पापा के कमरे में सो जाऊंगी और आदित्य भी वहीं सो जाएगा, और ध्यान रखना मेरी सास का, ऐसा ना हो कि घोड़े बेचकर सो जाओ। अवनी ने पहले आदित्य को देखा और फिर रीमा की तरफ देखते हुए बोली, ऐसा है दीदी, बहुत हो गया आपका, सास आपकी है तो सास का काम भी आप करो, मैं नहीं करूँगी। अपनी सास के पास जाओ और उनका ध्यान रखो, मुझे भी अपनी नींद पूरी करनी है, सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर का काम अकेले करती हूँ। और अभिषेक जीजा जी के जैसे आपके भाई ने यहाँ काम वाली नहीं लगा रखी है जो आएगी और सफाई बर्तन करके चली जाएगी। मुझे इस घर के सारे काम खुद करने पड़ते हैं, समझी? अब जाओ और मुझे सोने दो। रीमा ने आदित्य की तरफ देखा और बोली, यही बेइज्जती करवानी थी ना तुझे मेरी, पड़ गया चैन तुझे? और तुम अपनी भाभी, तुमसे एक दिन भी अपने पति के बिना रहा नहीं जाता, एक रात तुम उनके बिना नहीं सो पा रही हो। अवनी ने रीमा की बेटी जो आदित्य और अवनी के बीच में लेटती थी उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये आपकी बेटी ना पिछले 1 हफ्ते से हम दोनों के बीच में सो रही है, और आपके आने के बाद भी मैंने ये नहीं कहा कि अपनी बेटी को अपने पास सुलाओ। शोर सुनकर बिमला जी बाहर आई और अवनी को आंख दिखाते हुए बोली, क्या है, किस बात पर झगड़ रही है मेरी बेटी से? तेरे ससुर जी दवाई लेकर सो रहे हैं, उन्हें परेशान करना है क्या? रीमा ने अपना बेचारी सा मुंह बनाकर अपनी मम्मी से कहा, मम्मी देखो ना, 1 हफ्ते से सही से सोई भी नहीं हूँ और मैं बोल रही हूँ आज रात मेरी सास के पास सो जाओ तो मना कर रही है। विमला जी ने जैसे ही अवनी की तरफ घूर कर देखा, अवनी बोली, मम्मी जी सास इनकी है तो सेवा भी यही करेंगी ना। अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो मैं आपको कोई अपनी भाभी के पास तो नहीं छोड़ दूंगी कि वो आपका ध्यान रखेंगी और मैं पैर पसार के आराम से सो जाऊं। और वैसे भी मैंने इनकी सास का ठेका नहीं लिया है, इनकी सास है, यही ध्यान रखेंगी। विमला जी ने आदित्य की तरफ देखा और बोली, क्या चाह रहा है तू? तुझसे ये कंट्रोल नहीं है अपनी पत्नी पर, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही है। इसको बोल जाकर रीमा की सास के पास सोएगी। आदित्य ने अपनी मम्मी की तरफ देखकर खड़े होते हुए कहा, मम्मी यहाँ गलती दीदी की है, दीदी को अपनी सास का ध्यान खुद रखना चाहिए। और आपने सुना था ना अभिषेक जीजा जी ने क्या कहा था कि अगर इन्होंने अच्छे से उनका ध्यान रखा होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। अपने भाई को उसकी पत्नी का पक्ष लेते देख रीमा से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अवनी का हाथ मरोड़ते हुए कहा, तू जा रही है या नहीं मेरी सास के पास? अवनी ने रीमा के पैर पर पैर मारा, जिसकी वजह से रीमा के हाथ से अवनी का हाथ छूट गया और अवनी बोली, हाथ मरोड़ना और तोड़ना मुझे भी आता है, और अगर ज़्यादा बदतमीजी हुई तो
आपसे भी ज़्यादा बदतमीज़ बन जाऊंगी, समझी? और आदित्य, मैं घर से जा रही हूँ। जिस दिन ये यहाँ से चली जाएगी मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। और अवनी अपने कमरे में जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, वैसे ही आदित्य बोला, अवनी, तुम कहीं नहीं जाओगी। रीमा दीदी अपनी सास के पास सोने और उनका ध्यान रखने वो खुद जाएंगी। फिर आदित्य ने अपनी दीदी की तरफ देखकर कहा, दीदी एक बात बताओ, ये आपसे ये तो नहीं कह रही कि घर के काम में मेरी मदद करो, और ना ही इसने ये कहा कि आप अपनी बेटी का ध्यान खुद रखो। ये सब कुछ खुद कर लेगी, बस आपको अपनी सास का ध्यान खुद रखना है। और अगर आप वो भी नहीं कर सकती तो अपनी सास को अस्पताल में ही रख दी, जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। यहाँ क्यों लाई? अवनी के भरोसे पर? लेकिन दीदी ये भी इंसान है, ये भी थकती है। इसने एक बार भी नहीं कहा मैं हॉल में नहीं सोऊंगी। खुशी खुशी तैयार हो गई तो आपसे इतना भी नहीं होगा। और दीदी, अगर ये गई तो मैं भी चला जाऊंगा यहाँ से। और फिर तुम क्या अकेले घर का सारा काम कर पाओगी? नहीं ना, तो जाओ और बस अपनी सास का ध्यान रखो। 4 दिन आपको यहाँ रहना है, खुशी खुशी रहो। फिर अपने घर जाकर जैसी मर्जी करना, वहाँ हम कोई दखल अंदाजी करने नहीं आएंगे। आदित्य की बात सुनकर रीमा पैर पटकती हुई अपनी सास के पास चली गई और विमला जी भी अपने कमरे में चली गई। सास ननद के जाने के बाद अवनी ने आदित्य की तरफ देखा और बोली, सॉरी और थैंक यू। अवनी की तरफ देखकर आदित्य ने हंसते हुए कहा, सॉरी और थैंक यू क्यों? अवनी ने आदित्य के मुस्कुराते हुए देखा और बोली, सॉरी इसलिए कि मुझे मम्मी जी और दीदी से ऐसे बात करनी पड़ी, क्योंकि मुझे अभिषेक जीजा जी बोल कर गए थे कि अड़ जाना, लेकिन मेरी मम्मी की सेवा रीमा से ही करवाना। और थैंक यू इसलिए क्योंकि आज आपने मेरा साथ दिया। आदित्य ने अवनी के गाल पर अपना एक हाथ रखते हुए कहा, अरे माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। मैंने तुमको बेल्ट से मारा था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे बहुत पछतावा है। मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे घर से जाने की बात से ही मेरा दिल घबराने लगेगा। और फिर आदित्य और अवनी बात करते करते सो गए। अगले दिन आदित्य ने घर में एक कामवाली लगा दी और रीमा भी अपनी सास का ध्यान खुद रखने लगी। और फिर 4 दिन बाद अभिषेक अपनी पत्नी मम्मी को लेकर वापस अपने घर चले गए। अब विमला जी भी के व्यवहार में थोड़ा सा सुधार आ गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।